2021-22 कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये जो पेपर देख रहे हैं ये 100% एकदम रियल पेपर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक नज़र में फटाफट पेपर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसका सैल्यूशन भी लेकर के आया हूँ। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप एएसके क्लासेस से जुड़े हैं और लगातार एएसके क्लासेस की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके बेहतर नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या होगा उसका सही आंसर। देखिए, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स की 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और समय इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। निर्देश में सबसे पहले यही लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 अंक के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहीं पर तीसरा नंबर कह रहा है कि 5 अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा इंस्ट्रक्शन। लेकिन इंस्ट्रक्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है क्या रहने वाला है हमारा क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ, हो सकता है आपका वार्षिक परीक्षा ना हो, तो इस पेपर को मजाक में मत लेना, पेपर को बहुत ही अच्छे से देना और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में चला चुका हूँ सभी को देख लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट के सीरीज से देखने को मिलेगा। जैसे क्लास 9th के मैथ का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्लास 11th के हिंदी का चलाया हूँ, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और विज्ञान का तो अभी मैं इंपॉर्टेंट का सीरीज लाया नहीं हूँ, लेकिन इस पेपर के बाद मैं उस सीरीज को भी डिस्कस कर लूँगा। चलो देखो, सबसे पहले देखने को मिलता है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसमें पहला नंबर ही कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो क्या होता है ये देख लीजिए, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेम्सेनिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इज करेक्ट आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय, नीचे देख लीजिए, डिम्बानी, शुक्राणु और गर्भाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट शुक्र वाहिनी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनके लिए क्या आवश्यक होता है जो स्वपोषी होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो कोई जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी का मतलब ये होता है कि स्वयं भोजन का निर्माण करना। जैसे मनुष्य एक स्वपोषी जानवर है, जानवर नहीं जीव है। ठीक है, जानवर नहीं आएगा, जीव है। और यदि हम कोई पेड़ की बात करें, जैसे अमर बेल का पौधा हो गया, तो अमर बेल स्वपोषी नहीं है बल्कि वह परपोषी है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि जो दूसरे पेड़ भोजन बनाते हैं उस पर आश्रित रहता है और उनसे भोजन छीन करके खाता है, तो उसे हम बोलेंगे परपोषी। तो स्वपोषी जो जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो अपने पोषण के लिए उनको तीनों चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तभी जा करके अपना भोजन बना पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नीला थोथा इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में कौन खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट साइट्रिक अम्ल इस करेक्ट आंसर, यही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पर आंसर मेंशन है तन्यता। देखो तन्यता का मतलब होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज का फैलने को हम तन्यता कहते हैं। जैसे रबर, रबर खींचने में फैलता है ना, तो रबर को आप तन्यता कह सकते हैं। अब यहीं पर प्रश्न उठे, सर आखिरकार आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, किसी के भी चीज को पीटने पर यदि उसका आकार बढ़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे आघात वर्धनीयता। मतलब आघात करने पर वो क्षति नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, लाइक लोहा सबसे अच्छा उदाहरण है। यहीं पर हम ध्वनिकता की बात करें तो ध्वनिकता का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु पर हथौड़ा मारने से, कोई चीज मारने से उसमें आवाज आए, ध्वनि निकले, उसे कहते हैं ध्वनिकता। तो ये विज्ञान के तीनों बहुत ही प्यारे शब्द थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो पेपर कैसे भी घुमा दे टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है और यदि पेपर नहीं हो रहा तो बेहतर है। वैसे 98% चांस है कि आपका वार्षिक परीक्षा इस बार होगा। ठीक है, तो जब पेपर होना है भाई तो थोड़ी मेहनत कर लो, यकीन मानो बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चमक होती है? मतलब किस धातु में चमक होती है, किस अधातु में चमक होती है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जैसे आप नमक कह सकते हैं जिसको आप खाते हैं, तो ये एक ऐसी धातु जिसमें चमक होती है, मतलब चमकने का गुण होता है, ये चमकते रहता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, कहाँ पर उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीबों का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम होता है जल का वहन। देखो पादप में दो चीज होता है स्टूडेंट्स, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक का काम रहता है जमीन से पानी को पत्ती तक पहुंचाना और दूसरे काम रहता है पत्ती से जो पानी होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको जमीन तक लाना। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किया गया है। देखो ये रहा पूरा का पूरा रिक्त स्थान, इसको हम फुलफिल करते हैं। पहला नंबर कहता है वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? तो ये देख लीजिए, वो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप निरूपण क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो हमेशा जो धातु होता है वो हमेशा क्षारीय होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है। हर एक चीज का आंसर लेकर के आए स्टूडेंट्स, फटाफट आपको देखना है और याद करना है। ठीक है, चलो देख लो फोर्थ क्वेश्चन, जल एक डैश 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 ऑक्साइड है, तो जल एक न्यूट्रल है अर्थात उदासीन है, मतलब ना तो ये अम्लीय है ना ही क्षारीय है, और कोई भी चीज यदि न्यूट्रल होता है तो उसका pH स्केल के अनुसार 7 होता है। देखो एक एक चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन के इतर भी उससे जुड़े जुड़े जो जो चीज है सब आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते पांचवी की तरफ। भंगुरता प्रायः का प्रमुख गुण है, तो भंगुरता किसका गुण है ये बताना है। तो हमेशा भंगुरता अधातु का ही एक गुण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थर्मामीटर एवं बैरोमीटर, आपको पता है कि दोनों का काम कुछ ना कुछ मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं और बैरोमीटर से क्या मापते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। मैं चाहूँ तो आपको यहीं पर आंसर कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आंसर करूँ, क्योंकि मुझे भी तो पता चले आपने अभी तक क्या पढ़ाई किया भाई। ठीक है, चलें तो आगे देख लेते हैं। थर्मामीटर और बैरोमीटर में डैश 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 का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसके अंदर क्या भरा होता है? तो इसके अंदर भरा होता है पारा, यही इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य में डैश 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 जनन होता है, तो मनुष्य में स्टूडेंट्स लैंगिक जनन होता है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया सही जोड़ी मिलाना है आपको, फटाफट देख लो। पहला नंबर कहता है विद्युतीय के द्वारा अपघटन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए विद्युत अपघटन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सोडियम, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम एक अधिक अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब इतना ज़्यादा क्रियाशील धातु है कि इसे आप पानी में रख देंगे ना तो सीधे विस्फोट होगा, विस्फोट। कहीं आपको छोटा सा विस्फोट करना हो, ठीक है, काम करना, थोड़ी सी लेना सोडियम और पानी लेना और पानी में फेंक देना सोडियम को, ये तेज फूटेगा भाई जैसे पटाखे फूटते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग प्लीज़ 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 मत कीजिएगा, क्या पता वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो, आप इसको हीरो के चक्कर में वहाँ पर फेंक दिए और उसका तो काम डल जाए, है ना। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ यार, क्लास 10th के हो, समझदार बच्चे हो। चलो आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, पादप का लैंगिक भाग क्या कहलाता है? तो लैंगिक भाग इसका पुष्प कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो या फिर कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिकायन में अलैंगिक जनन होता है और मादा युग्म अंडाणु में होता है। चलो भाई आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा चौथा नंबर कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला नंबर कहता है अधातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स धारिक चमक। ठीक है, अधातुओं का सतह चमकदार होता है, सॉरी धातु का सतह चमकदार होता है, अधातु चमकता ही नहीं है, मात्र अधातु में एक ही ऐसा तत्व है जो चमकता है, वो है सोडियम। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो अमलगम कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स गैग इस करेक्ट आंसर, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वायु की अनुपस्थित में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अवयवी श्वसन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा पांचवा नंबर पूछा गया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अर्थ बताना है और उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, और यदि आपका डिमांड होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और आगे
इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तभी मैं आंसर की लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा छठवां नंबर कहता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं फटाफट हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न ये है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर 7वां नंबर पूछा है कि क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अथवा में देख लीजिए बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 स्पष्ट रूप से मेंशन है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करने पर कैसे अंतर आएगा, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। और इसके अथवा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाक से। देखो अगेन इसको मैं रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है, परेशान मत होना क्योंकि अथवा छूट गया था इसलिए। ये देखो इसके अथवा पूछा गया है, धोने के सोडे के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा अर्थात निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा जो होता है उसके बारे में पूछा गया, तो उसका 2 यूज़ बताना है। तो धोने का सोडा निरमा का आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, पादप हार्मोन्स क्या है, जो पेड़ पौधे में होता है उस हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है। और इसके अथवा में पूछा गया है 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए और उनके कार्य लिखना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए टिंडल प्रभाव क्या है, इस प्रभाव का 3 उदाहरण दीजिए। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेंडल के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और इसमें आगे बोला गया है कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार से आबंध होते हैं। और इसके आगे पूछा गया है अथवा में एक और क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। देखो रेडी कर लेना, अगेन बोल रहा हूँ इसका आंसर खुद से ढूंढना, जो मिल जाएगा बेहतर है, नहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। और अच्छा रिस्पॉन्स है तो मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको समझाना है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझाइए या इसमें अंतर लिखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। चलो आगे चलते हैं 15वें नंबर, डावे राइनर का त्रिक नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डावे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए वो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये वैज्ञानिक थे न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिन्होंने तत्व को भरने के लिए दिया था। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा था कि पहले हम लाइन में 8 तत्व रखेंगे, इसलिए इसे कहते हैं अष्टक। ठीक है, और ये डावे राइनर का त्रिक नियम की बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि पहला जो लाइन रहेगा उसमें हम 3 ही तत्व रखेंगे, इसलिए बोलते हैं त्रिक नियम 1 2 3। ठीक है, ये इसका कंडीशन था। ठीक, न्यूलैंड के अष्टक नियम में थोड़ी और मैं बात कर देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि एक ही तत्व रखेंगे, समान एक जैसे गुण के रहेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है पहले 1 से लेकर के 8 तक भर देंगे, फिर जो 9वां तत्व रहेगा वो पहले के समान रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 16वां नंबर। 16 नंबर कहता है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसे बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानताएं होती है, आपको बताना है। देखिए कोष्टक में कई सारे तत्व लिखे गए हैं, लाइक जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा है 7, फ्लोरीन लिखा है 9 एंड फास्फोरस 15 एंड आर्गन 18 लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर पूछा गया है, आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखना है। और इसके अथवा में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया, धमनी और सिराएं में अंतर। अब ये बताना है स्टूडेंट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके कि शुद्ध रक्त किस में बहती है। जिसमें शुद्ध रक्त बहती है उसे हम धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी आपको सस्पेंस में छोड़ता हूँ। देखो एक में शुद्ध रक्त बहती है और दूसरे में बहती है अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो किसमें शुद्ध बहता है किसमें अशुद्ध बहता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारा 18 नंबर पूछा था, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसका समीकरण दीजिए, आपको समीकरण जरूर देना है। अगर आप जब समीकरण नहीं देंगे ना तो बेहतर नंबर नहीं आएंगे, सर आपके नंबर काट लेंगे क्योंकि आपने समीकरण तो दिया ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके अथवा की तरफ। और इसका अथवा पूछा गया था, पौधे में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता क्यों, अकॉर्डिंग टू मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जल्दी विकसित हो जाता है। चलो आगे देखते हैं 19 नंबर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है स्टूडेंट, थोड़ी मोटा माटी में बात कर देता हूँ।
जिसको निकट का वस्तु दिखाई ना दे बल्कि दूर का वस्तु दिखाई दे उसे कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। और जिसको दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसको दूर का वस्तु दिखाई ना दे और निकट का वस्तु दिखाई दे उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नहीं आया समझ में? अगेन मैं बात करता हूँ, देखो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट मतलब पास होता है, तो जिसे पास की वस्तु दिखाई ना दे बल्कि दूर की वस्तु दिखाई दे उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसको दूर की वस्तु दिखाई ना दे और पास की वस्तु दिखाई दे। और ज्यादातर बच्चों में ये देखने को मिलता है दूर दृष्टि दोष। बच्चे दूर का नहीं देख पाते हैं, पास का देखते हैं। और जैसे वही बच्चे अगर बड़े होते हैं तो अगर उनके लेंसेज में परिवर्तन हुआ तो उनको हो जाता है निकट दृष्टि दोष। चलो आगे देखते हैं, इनके कारण और निवारण का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अगर आप लोग को किसी को चश्मा लगता है तो आपको जरूर दूर दृष्टि दोष ही होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके अथवा में। अथवा में पूछा गया स्टूडेंट संक्षिप्त को टिप्पणी कीजिए, मतलब आपको टिप्पणी लिखना है। रेगिस्तान में मृगमारीचिका। रेगिस्तान में मृगमारीचिका का मतलब ये होता है गर्मी के सीजन में आप कभी हाईवे पर यात्रा करना, अपना टू व्हीलर निकलना, अच्छा कड़ा धूप हो एकदम, ठीक है, और उसमें यदि स्पीड में चलना, स्पीड में स्लो भी में जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि आगे रोड में पानी भरा है जबकि पानी होता नहीं है, वो हमें मृगमारीच के कारण दिखता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो इसके होने का रीजन, साइंटिफिक रीजन की मैं बात करूं तो देखिए, जो आपका वायु चलता है वो कई परतों में होता है, ठीक है, एक परत, दो परत, तीन परत। तो कुछ परत जो वायु के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं और कुछ के दूर दूर होते हैं। तो जो हमारी प्रकाश आती है सूर्य से वो अविलंब से, देखो जब एक परत से आई और एक परत से दूसरे परत में आती है तो कहीं अविलंब की ओर झुकती है तो कहीं अविलंब से दूर उठती है। मतलब कुछ इस प्रकार से प्रकाश आता है, यहाँ से निकला सूर्य भगवान का प्रकाश, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया तो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस कारण से रेगिस्तान में मृगमारीचिका दिखाई देती है। रेगिस्तान यहाँ पर क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है, ये ज्यादातर रेगिस्तान में देखने को मिलता है, इसलिए रेगिस्तान की मृगमारीचिका कहते हैं, ठीक है। और इसी कारण ये देखिए जो जो प्रकाश ऐसे ऐसे आता है चमक चमक के, ठीक है, इसी कारण से होता है तारे टिमटिमाते हुए हमको प्रतीत होते हैं। हमारे तारे टिमटिमाते नहीं, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ तारे टिमटिमाने हुए दिखने का रीजन सिर्फ ये है कि ये घूम घूम के ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, कई परतों से, हवा के कई परतों से गुजरता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। चलिए स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करना है और ये रहे इससे क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं हो पा रहा, अब कुछ कर दो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बोला गया है भाई, ये देख लीजिए, ठीक, बाकी पूरा कंप्लीट होता है। इसके अथवा में देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हमारा 21 कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र को चित्र बनाइए। मतलब मनुष्य का भोजन कैसे पचता है ये आपको समझाना है। इसमें आपको पित्ताशय और अग्नाशय इनका वर्णन करना है, ठीक है, और यकृत और अग्नाशय के कार्य लिखना है। यकृत का क्या कार्य है, यकृत मतलब लीवर जिसे बोलते हैं, और अग्नाशय का क्या कार्य है। अग्नाशय को वैसे बहुत ही मुख्य कार्य है भोजन पचाने में, बस हिंट दे दिया हूं, आपको खुद से करना है। और आंसर की जब मैं लेकर के आऊंगा तो उसमें हर एक चीज डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कल ही पेपर है, अच्छे से रेडी कर लो। चलो आगे देख लेते हैं अथवा में। और अथवा में ये पूछा गया है प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन में डीएनए द्विगुणित का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देख लो 22 नंबर में बोला है कोई डॉक्टर, फिर लिखा है 1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। मतलब कोई डॉक्टर है, आपने चेक कराया तो पॉजिटिव 1.5 बोला कि आपको लगेगा, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करना है कि उसको हम लगाएंगे उस चश्मे को तो कितने दूर तक दिखाई देगा, उसका फोकस कितना दूर तक रहेगा। आगे बोला है बताइए निर्धारित लेंस की अभिसारी है अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अपसारी, अपसारी मतलब होता है अवतल और अभिसारी मतलब होता है उत्तल। तो उत्तल और अवतल को भी अपसारी और अभिसारी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है कि अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, उत्तल कहते हैं, या फिर गोलीय लेंस कहते हैं, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में और हम नहीं जानते तो हम बोलते हैं यार कहते होंगे जो कहते होंगे, हमको नहीं पता, ठीक है। अथवा में देख लेते हैं। अथवा में बोला है अगेन समझाना है। यहाँ पर क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका आशय क्या है। और यहीं पर हीरे के अपवर्तांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए हीरे का अपवर्तांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने जितने भी स्कूल के ग्रुप्स हैं उसमें फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिले। और जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ती जाएगा वैसे ही मैं जल्दी से जल्दी आंसर की प्रेजेंट कर दूंगा।
हो सकता है कल मॉर्निंग में आप सो के उठें तो आपके मोबाइल स्क्रीन में एस के क्लासेस का आंसर की प्रेजेंट रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आपसे मिलते हैं इसके आंसर की के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।